बहुत दिन से हमारा वीडियो नहीं आ रहा होगा, देखा होगा आपने, वो कुछ पर्सनल काम थे जिनमें बिजी था। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो अकाउंट्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो अभी हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इस वीडियो में आप बेसिक समझोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और उसके अंदर के नेसेसरी आइटम्स, एक एक आइटम जो कि इस फॉर्मेट के अंदर आने वाले, हर एक चीज को हम एलैबोरेट करेंगे और आपको इजी तरीके से समझाएंगे। जो फॉर्मेट हम यूज करने वाले हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई कंपनी जो बनाती है, हम उस हिसाब से करने वाले हैं। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट प्राइम डॉक्यूमेंट होता है। किस चीज का? एक कंपनी का, जो बताता है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन, कि जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा था उस दिन से लेके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपकी क्या पोजीशन है, वो कौन समझाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। उन्होंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बोलती है? एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद ऑपरेशंस पार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब यहां पे किस चीज के प्रॉफिट को कंसीडर करोगे? जो बिजनेस के प्राइम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा उनको। इन्वेस्टिंग आपके इन्वेस्टमेंट्स को रिलेट करेगा कि भाई आपने कितनी सो एंड सो इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसका इनफ्लो है या आउटफ्लो है, उसको रिकॉर्ड करेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी फंड मैनेजमेंट करता है आपके बिजनेस ऑपरेशंस का। क्लियर होगा? अपन यही चीज को पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले जो प्राइम इंपॉर्टेंट होता है उनको आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है, ए बी सी। अब जैसे पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके क्या यूज है और इसके अंदर आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखो मैं स्टार्टिंग से, जिस दिन से मैंने आपको रेशियोज पढ़ाया था उस दिन से मैं आपको बोल रहा हूं बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बैलेंस शीट के आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी भी बोल रहा हूं बैलेंस शीट समझो, बैलेंस शीट का बहुत इंपॉर्टेंस है। 4 नंबर का क्वेश्चन मेन हेड, सब हेड और ऑब्जेक्टिव में आने ही वाला है। प्लस कैश फ्लो रेशियो एनालिसिस चैप्टर बिना बैलेंस शीट के आप कर नहीं पाओगे। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक, वो कैसे निकलता है देखते हैं। देखो हमें बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर एक चीज दी रहती है जिसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है? जब 2 साल के बैलेंस शीट के फिगर होंगे, मिनिमम कितने साल के होने चाहिए? 2। आप फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप कितने भी साल की बैलेंस शीट से कैश फ्लो बना सकते हो, और मिनिमम कितने सही रहते हैं? 2। जैसे बोल दिया मैंने ईयर 20 और 21 प्रॉफिट देके रखा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट, अगर डेबिट होगा तो लॉस होगा, क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट होगा। ये चीज समझ के चलना। पहला बोला रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर 2021 दे के रखा है। क्या बोलेंगे 2021 के अंदर? बोला 20 में था 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 21 में हो गया 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब आपको क्लियर कट समझना है, हमेशा क्या करना है हमें प्रॉफिट के अंदर? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए, माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो नेट चेंज हमारा कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए का। ये लेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर में 1 लाख रुपए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम रिजर्व्स एंड सरप्लस देके रखा है 19 और 2020, बोल के रखा है। यहां 1,70,000 का प्रॉफिट था और यहां हो गया 50,000 का लॉस। मैंने अभी भी बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं
करंट ईयर में 50,000 का लॉस, फिर प्रीवियस ईयर में 1,70,000 का प्रॉफिट। अब तुमको दिख रहा है माइनस माइनस प्लस, और क्या आ रहा है यहाँ 1,70,000 का, और ये तो दोनों क्या हो गए नेगेटिव वैल्यू हो गई। कितनी हो गई? वो गई 2,20,000, यह नेगेटिव वैल्यू। तो जब आप प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखोगे तो आप कितना लिखोगे? 2,20,000। क्लियर है? चलो ये समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो अब हर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं ऐड या लेस। ठीक है, लॉजिक के साथ समझाऊंगा, देखना। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस में से ही उठता है, होता है ऐड जनरल रिजर्व। देखो क्या होता है जनरल रिजर्व? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। मतलब आपने एक पूल क्रिएट करके रखा है। क्या क्रिएट करके रखा है? पूल। मतलब एक तरीके से गुल्लक, ये गुल्लक क्रिएट करके रखे। हर एक गुल्लक का एक मोटिव है। एक गुल्लक ऐसा है जिसको आपने कंटिंजेंसी के नाम पे लिखा के रखा है लास्ट रिजॉर्ट। अब समझो आप गुल्लक को बनाते क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव होता है मैरिज, मेडिकल, ठीक है, फिर कोई भी पर्पस। तो आप क्या करते हो? हर साल के प्रॉफिट में से पैसा, हर साल के प्रॉफिट में से पैसा, हर साल के प्रॉफिट में से पैसा, हर साल के प्रॉफिट में से पैसा इस रिजर्व में डालते जाते हो या गुल्लक में डालते जाते हो। कब तक डालोगे? जब तक इसका मोटिव फुलफिल ना हो जाए। क्या ना हो जाए? मोटिव। जैसे मैंने यहां डाल के रखा है मैरिज, तो मैं गुल्लक कब खोलूंगा? जब मेरी शादी का समय आएगा। तो वैसे ही रिजर्व्स होते हैं। हर रिजर्व्स का क्या होता है? एक मोटिव होता है। तो जब तक वो मोटिव फुलफिल नहीं होता आप उस रिजर्व को यूटिलाइज नहीं कर सकते। वैसे ही जनरल रिजर्व भी है। जनरल रिजर्व की हर साल जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या बोला मैंने? जैसे लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर लिखा रहता है जनरल रिजर्व। बोल के रखा 19-20। क्या दे के रखा? बोला जनरल रिजर्व के अंदर पहले था 1 लाख, फिर हो गया 1,20,000। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि 1 लाख से कितना हो गया? 1,20,000। कितने से बढ़ गई वैल्यू? 20,000 से बढ़ गई। जब 20,000 से वैल्यू बढ़ रही है तो आपका प्रॉफिट कितने से कम हुआ होगा? 20,000 से। जब आपके प्रॉफिट का एक्चुअल फिगर, क्या इसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लेना देना है? नहीं। तो इसने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। इसीलिए आप जनरल रिजर्व को क्या करते हो? प्लस करते हो। अब बच्चों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि जनरल रिजर्व में अगर मान लो लॉस ही हो गया हो तो जैसे देख लेते हैं फिर से। जनरल रिजर्व मान लो था 1 लाख, मतलब प्रॉफिट था 1 लाख, अगले साल हो गया 50,000 का लॉस। इस केस में क्या करोगे? आप समझो जनरल रिजर्व पहले भी कितना था? 1 लाख। अब जब आपको दिख रहा है कि आपको लॉस हो चुका है, जब लॉस की कंडीशन आती है तो आप जनरल रिजर्व के अंदर कोई पैसा तो वैसे भी डालने वाले नहीं हो। जब जनरल रिजर्व के अंदर पैसा ही नहीं जाने वाला है तो क्या आपके रिजर्व की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। तो क्या होगा? सेम वैल्यू नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी। क्या होगी? सेम वैल्यू नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी, कभी भी कम नहीं हो सकती। क्लियर है? इसीलिए जनरल रिजर्व को क्या करते हैं? आप ऐड करते हो। क्यों ऐड करते हो? फिर से समझ लो। बोला आपने प्रॉफिट में से 20,000 का फिगर निकाल के काय में डाल दिया? जनरल रिजर्व से। आपके ये बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट को आप रिजर्व में डाल रहे हो, जिसके कारण आपके प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। आपका कैश बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। आपको चाहिए ओपनिंग कैश बैलेंस चेक करना है या जितना स्टार्टिंग में था, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसे लिखेंगे ऐड जनरल रिजर्व और वैल्यू यहां डल जाएगी। अगला देखते हैं, बता देता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज होती है? ऐड अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। देखो भाई अब बात कर रहे हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। देखो अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है
ऐसे एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब जिनको आप टच फील नहीं कर पाते। जब आप इनको टच फील नहीं कर पा रहे हो तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, किसी का नाम उसकी गुडविल होती है और उसके नाम की वैल्यू कम हो जाए तो जब नाम की वैल्यू कम हो रही है ना उसको क्या बोला जाता है? अमोर्टाइजेशन। कभी भी देखना बैलेंस शीट के अंदर, फिर से बोल रहा हूं बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखा होगा एसेट के अंदर, नॉन करेंट एसेट के अंदर इनटेंजिबल एसेट ऐसा दिया होगा, इनटेंजिबल एसेट। इसकी वैल्यू दी होगी 1 लाख थी 2019 में, 2020 में हो गई 40,000। अब आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। कितने से कम हो गई? 60,000 से। तो वो 60,000 का फिगर आपको यहां कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अगला है ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट में मिलेगा। प्लस कहां और दिखता है? वो दिखता है करंट लायबिलिटी में लिखा रहता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कहां मिलेगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम पे दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके अंदर लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो देखे रखा है 2019 2020 बोल के रखा 1 लाख था, 1,20,000। अब समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एडजस्टमेंट में कोई टैक्स पेड के रिगार्डिंग डिटेल नहीं दी है, किसके रिगार्डिंग? टैक्स पेड के रिगार्डिंग। किसमें नहीं दी है डिटेल? एडजस्टमेंट में। तो जो करंट ईयर की वैल्यू होती है इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रीवियस ईयर की वैल्यू को कहते हैं टैक्स पेड। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कहां मिलेगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या मिलेगा आपको? प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहेगा 2019 2020। बोला 2019 का बैलेंस था 1 लाख का, 2020 का था 1,20,000 का। अगर एडजस्टमेंट में टैक्स पेड के रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं प्रोवाइडेड होती है तो करंट ईयर की वैल्यू कहलाएगी प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर की वैल्यू कहलाएगी टैक्स पेड। अगर इफ आपको देखे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर आपको देखे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ नीचे टैक्स पेड तो बनता है अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो पिछले साल का पेपर था जो अभी गया है उसमें आया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए। तो आप ये मत सोचना कि आपको भी ऐसे आएगा। हो सकता है आपको ऑपरेटिंग बनाने को आए, इन्वेस्टिंग बनाने को आए, फाइनेंसिंग या तो तीनों चीजें बनाने को आए। तो आपको एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो बनेगा ही बनेगा। याद रखना बिना एडजस्टमेंट को बनाए आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। देखते हैं जब भी आपको अकाउंट बना रहेगा प्रोविजन आपकी क्या एक तरीके की लायबिलिटी है और हर लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, ये हो गया ओपनिंग। ठीक है, फिर हो गया टू बैलेंस सीडी, ये हो गया क्लोजिंग। समझना क्या बोल रहा हूं? प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है और हर लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इसीलिए लिखा बाय बैलेंस बीडी, वो भी ओपनिंग बैलेंस। फिर लिखा टू बैलेंस सीडी, वो भी क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके साथ आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा टैक्स पेड, उसको यहां लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में टैक्स पेड या बैंक, जो आपको लिखना हो। अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक, कैश हो रहा है तो कैश। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा इनका मतलब क्या करोगे आप डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल जब माइनस करोगे तो आ जाएगा बाय टैक्स प्रोवाइडेड। क्या आ जाएगा? टैक्स प्रोवाइडेड, ये हो जाएगा बैलेंसिंग।
क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट के आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। देखो, ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग हो गया टू बैलेंस सीडी। टैक्स पेड आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, एडजस्टमेंट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा टैक्स पेड, बैलेंसिंग फिगर आएगा टैक्स प्रोवाइडेड। याद रखना, कुछ क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं उसमें आपको बैलेंसिंग फिगर पहले से दिया रहता है, आपको टैक्स पेड की वैल्यू निकालनी पड़ती, तब आप क्या करते हो, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, तो आपके पास आता है टैक्स पेड। अब इनमें से क्या क्या चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगी, जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो जो टैक्स प्रोवाइडेड होता है वो जाता है ऑपरेटिंग में, वो भी कहां पे, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। टैक्स पेड भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में, टैक्स पेड के नाम से। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं वापस। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एड थोड़ा सा क्या बोर्ड समझने में टाइम लगाता है। देखो, अगला है एड डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट। अब देखो, ये डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन कहां से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप याद कर लो, नहीं तो आप ही का नुकसान है। क्यों? क्योंकि पूरी 2 बुकें बैलेंस शीट को कवर करने वाली है। देखो, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन आपको कहां ढूंढना है, आपको ढूंढना है टेंजिबल एसेट का नोट्स टू अकाउंट्स, जिसमें आपको ऐसा दिया होगा, फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन। देख रखा है 2020 2022, ठीक है। क्या देख रखा है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी मान लो 10 लाख 2020 की, ये हो गई 15 लाख 2022 की, ठीक है। डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ 3 लाख, यहां आ गया डेप्रिसिएशन 5 लाख। बैलेंस कितना दिखा, 10 में से 3 गए 7 लाख रुपए, 15 में से 5 गए 10 लाख। अब देखो भाई, आप किसकी बात करते हो, फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन की। 10 लाख में से 3 लाख गए, कितना बचा 7 लाख, 15 में से 5 गए 10 लाख। अब बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, बोलेंगे इसका डिफरेंस ले लो, डेप्रिसिएशन है। जब आपको क्लियर कट मेंशन है डेप्रिसिएशन, पहले आपका डेप्रिसिएशन कितना था 3 लाख, अब डेप्रिसिएशन कितना हो गया है 5 लाख, दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 2 लाख रुपए का, वो 2 लाख रुपए डलेगा डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट। क्या डलेगा, डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट। क्या बोला मैंने, जो डेप्रिसिएशन देके रखा है उसका डिफरेंस आपको कंसीडर करना है। क्लियर है? ठीक है, डेप्रिसिएशन 3 लाख और 5 लाख, 5 में से 3 गए, कितने लाख बचे 2 लाख, 2 लाख रुपए आप डल जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट। मान लो अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हो, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग एक्स डेप्रिसिएशन वाई वाज सोल्ड फॉर इतना, तब क्या करेंगे, तब बनता है अकाउंट। अब उस अकाउंट की तरफ चलते हैं। देखो, ये दोनों अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के सॉल्यूशन के अंदर। पहला बोला फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दूसरा बोला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो, हर एक एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, आपने 11th में तो इतना सीखा होगा, तो लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, ये हो गया ओपनिंग, बाय बैलेंस सीडी, ये हो गया क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। फिर दूसरा काम आपको सबसे पहले करना है डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। याद रखना, डेप्रिसिएशन एक तरीके का क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है ना। तो
तो हर लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो डाल देंगे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग फिर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऐसा समझो, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है। अब बोल देंगे कि अ पीस ऑफ मशीनरी, कोई भी एक्स था, उसका डेप्रिसिएशन था, वो डेप्रिसिएशन के बाद वो बिक रही है, तो यहां पे डालेंगे बाय डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी। अब आप उसको या तो बेच रहे होगे, वो बेचने का फिगर आ जाएगा बाय कैश ब्रैकेट में सेल। अब बेचने पे या तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लिखेंगे बाय P&L ब्रैकेट में लॉस। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लिखेंगे टू P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन निकला इधर डलेगा टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कौन सा वाला? ये वाला डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड तो आ जाएगा बाय डेट प्रोवाइडेड। ये इसका क्या निकला? बैलेंसिंग फिगर निकला। फिर से देख लो, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू। जितना डेप्रिसिएशन पीस पे था आपने वो चार्ज कर दिया, जितने पे बेचा वो चार्ज कर दिया। अगर आपको लॉस है तो बाय साइड जाएगा, प्रॉफिट है तो टू साइड जाएगा। क्लियर है? फिर जो यहाँ डेप्रिसिएशन था वो यहाँ डालेगा टू फिक्स्ड एसेट के नाम पे, इन दोनों का वैल्यू माइनस करेंगे, इससे तो आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा टू कैश स्लैश बैंक ब्रैकेट में आ जाएगा परचेज। इसका बैलेंसिंग फिगर क्या नाम से निकलेगा? परचेज के नाम से निकलेगा। किस नाम से निकलेगा? परचेज। अब देखो इसके अंदर से कौन कौन सी चीज कहां कहां जाएगी। सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड जाएगा ऑपरेटिंग, ये यहां पे है डेप्रिसिएशन के नाम पे, ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा आपको वो कंसीडर करना है। दूसरा, जो भी आपका लॉस है वो जाएगा ऑपरेटिंग में, प्रॉफिट है वो जाएगा ऑपरेटिंग में। ठीक है। जो सेल है, देखो मैंने बोला था ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई चीज बेचोगे खरीदोगे तो जो सेल है वो जाएगी इन्वेस्टिंग में, जो परचेज है वो जाएगी इन्वेस्टिंग में। क्लियर है? ठीक है ना? मतलब यहां कहां से ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड वहां चला जाएगा, प्रॉफिट अभी हम लिख देंगे, लॉस अभी हम लिख देंगे। चलो अब क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं, फॉर्मेट की तरफ। देखो अगली चीज लिखेंगे एट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस परचेज ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो परचेज में प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो लॉस हुआ, लॉस ने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, क्या एक्चुअल में आपका लॉस हुआ? नहीं, तो आपको उसको प्लस करना है। प्रॉफिट हो गया तो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट हुआ तो उसको आपको माइनस करना है, सिंपल लॉजिक। ठीक है ना? अब अगला है ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड। देखो प्रपोज डिविडेंड का बेसिकली मतलब क्या होता है? कंपनी इस साल एक मीटिंग करती है जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। वो अपने शेयर होल्डर्स को बोलते हैं हम आपको इतना रिटर्न्स देने वाले हैं, तो हम करते हैं प्रपोज। अब प्रपोज ने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? कम, इसलिए आपको उसको वापस क्या करना है?
प्लस। और याद रखना कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो प्रपोज डिविडेंड 2 साल की वैल्यू 19-20, यहां देख रखा है 1 लाख, यहां देख रखा है 1,25,000। याद रखना प्रपोज डिविडेंड के केस में हमेशा कौन सी वैल्यू कंसीडर होती है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू, वही कहलाती है प्रपोज डिविडेंड, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहलाएगी डिविडेंड पेड। क्लियर है? क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको प्रपोज डिविडेंड दिया हो प्रीवियस ईयर की वैल्यू को ही आपको क्या कंसीडर करना है, प्रपोज डिविडेंड, और वही वैल्यू आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके क्या बन जाएगी, डिविडेंड पेड। क्लियर है? अगला देखते हैं, एड इंटरिम डिविडेंड। अब देखो जब कंपनी के पास साल में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो जाता है तो कंपनी बोलती है व्हाई टू वेट फॉर द एंड, अभी ही शेयर होल्डर्स को पैसा दे दो डिविडेंड के नाम पे। जब साल के बीच में मिड ऑफ द ईयर में कंपनी कोई डिविडेंड दे देती है ना, उस डिविडेंड को बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। अ डिविडेंड व्हिच इज पेड इन बिटवीन द ईयर इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। इसकी डायरेक्ट एक सिंगल वैल्यू दी होगी, वो भी एडजस्टमेंट में दी होगी आपके लिए। क्लियर है? ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब ऐसे दिया रहता है 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर 19-20, 1,25,000। देखो जब भी हम बात करते हैं किसकी, एड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। देखो सबसे पहले समझो डिबेंचर होता क्या है। डिबेंचर होता है नॉन करंट लायबिलिटी। कहां दिखेगा, शेयर होल्डर फंड के नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखता है डिबेंचर। डिबेंचर क्या देख रखा है, ये जो परसेंट है ना, ये उसका इंटरेस्ट रेट है कि कंपनी हर साल कितना देगी आपको, 10%। याद रखना इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट, अगर डेट कोई मेंशन नहीं है तो हमेशा इंटरेस्ट आपको किस ईयर पे चार्ज करना है, प्रीवियस ईयर पे। इस केस में क्या दिया है मैंने, 2019, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, और आप उसको लिख दोगे एड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000। अगर जो डेट दी है उस डेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेशन जो भी हो, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें देख के रखा है वो तो मैं जरूर कराऊंगा, मगर फिर भी याद रखना अगर कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं होगी तो 10% आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है, क्योंकि ये जो रेट मेंशन होता है ये उसका इंटरेस्ट होता है। 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 रुपए। आप लिख दोगे एड इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। फिर आपको कोई अगला देखते हैं, आपको लेके रखा लेस इंश्योरेंस क्लेम स्लैश कंपनसेशन। देखो इंश्योरेंस क्लेम मिला, कंपनसेशन मिला, तो उसने आपके प्रॉफिट की वैल्यू को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, इसीलिए आपको उसको यहां क्या करना है, लेस। पर याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके जब हम थोड़ा सा और नीचे तक जाएंगे तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब जब इस पूरे को सम अप करते हैं तो आता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, जब इस पूरे को ऐड लेस कर दोगे तो आपका क्या आएगा, पहला आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर है? ठीक है ना? देखो आगे चलते हैं। देखो पहला आंसर जो आया हमारा वो आया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके बाद का चलते हैं। देखो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं जिसको मैं हंसना रोना कहता हूं। अब आपको हंसी आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले देखो करंट एसेट, अगर करंट एसेट की वैल्यू 1 लाख से 2 लाख हो रही है, अगर करंट एसेट की वैल्यू 1 लाख से 2 लाख हो रही है तो मैं इसको बोलता हूं आप हंस रहे हो। मतलब कितने से आपका चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है 1 लाख से, इसको बोलेंगे हंसना।
तो हंसते हैं तो क्या करते हैं, एक लपड़ा मार दो, रुला दो। तो मैं आपको ये चीज इधर से समझाना चाहता हूं कि अगर करंट एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आपको उसको लेस करना है। लिखेंगे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। अगर आपके करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है मतलब आप हंस रहे हो तो आपको उसको रुला देना। रुला देना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लिख रहे हैं डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर आपके करंट एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या हो रहे हो, रो रहे हो, तो आपको हंसा देना है। हंसा देना मतलब ऐड कर देना है। अगर आपको चलो इससे भी समझ में नहीं आया तो सिंपल याद रखना, करंट एसेट के केस में इनवर्स रिलेशन होता है, जो हो रहा है उसका उल्टा करना है। अगर वैल्यू कम हो रही है तो बढ़ा देंगे, बढ़ रही है तो कम कर देंगे। वही करंट लायबिलिटी के केस में होता है डायरेक्ट रिलेशन। अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लिख देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो कर देंगे ऐड लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को कर देंगे लेस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, करंट एसेट के केस में इनवर्स रिलेशन चलता है, करंट लायबिलिटी के केस में डायरेक्ट रिलेशन चलता है। तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या बोलते हैं, जब आप इस आंसर में मतलब प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में इनकी वैल्यू को प्लस माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, क्लियर है। फिर से याद रखना, करंट एसेट के केस में इनवर्स रिलेशन होता है, करंट लायबिलिटी के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। करंट एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आपको माइनस करना है, करंट एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो आपको उसको प्लस करना है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बढ़ा दो, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो कम कर दो। तो जो आंसर आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं लेस, जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के साथ टैक्स पेड था वो यहां लिखेंगे लेस टैक्स पेड। इस आंसर में ठीक है, जो भी आएगा उसमें से टैक्स पेड की वैल्यू माइनस करनी। जो इंश्योरेंस क्लेम ऊपर माइनस कर रहा था वो यहां प्लस हो जाएगा, एड इंश्योरेंस क्लेम स्लैश कंपनसेशन। वो क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा अगर पॉजिटिव है तो लिखेंगे कैश फ्लो, अगर नेगेटिव है तो लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि आपने देखा अभी तक मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखा, तो जो ये आंसर आएगा ना कैश फ्लो या यूज्ड, ये डायरेक्ट में यहां बाहर लिखो। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा और एक्सटेंड कर लें। अगली एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे, अरे गलत हो गया, देखो अगला हम देख रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट दिखा देता हूं आपको मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये रहा,
ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नॉन करेंट एसेट कौन सा, ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो सेल होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, और जो परचेज होती है वो भी किसका पार्ट होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो इस चीज को हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट करते वक्त। देख रहे हो कि ये एडजस्टमेंट था, अगर हम ये पहले नहीं करते तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर उसको सॉल्व नहीं कर पाते, उसकी वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर पाते। अब देखते हैं अपन उसकी तरफ। देखते हैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो अगर आपने कोई चीज बेची है तो प्लस करना है, लिखेंगे एड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लिख देंगे एड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने किसी भी फिक्स्ड एसेट को अगर बेचा है तो उसको प्लस करना है, इन्वेस्टमेंट को बेचा है उसको प्लस करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ऑपरेटिंग में कंसीडर हो गया है। ठीक है, अगर आपने परचेज करा है लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो सेल करा था, पैसा आया इसीलिए प्लस करा, परचेज करा है माइनस करा है क्योंकि पैसा गया है। क्लियर है? अगर आपने कर दे ऐड, लिखेंगे लेस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिवेंचर। अब बोला आपने इन्वेस्टमेंट करा है किसमें, शेयर्स और डिवेंचर में, वो भी इन्वेस्टमेंट के मोटिव से, इसीलिए आप यहां क्या करोगे उसको लेस। फिर आपने कोई पीस ऑफ लैंड परचेस करा था जिसको आपने रेंट पे दे दिया, तो उससे जो इनकम आएगी एड रेंट रिसीव्ड ऑन अ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। देखो अगर आपने कोई पीस ऑफ लैंड में इन्वेस्टमेंट करा है और उससे आपको कोई रेंट रिसीव हो रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जो आंसर आएगा अगर वो पॉजिटिव है तो लिखेंगे कैश फ्लो, नेगेटिव है यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। ठीक, चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थोड़ा सा फॉर्मेट का प्रॉब्लम होता है, देख लेते हैं। सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आपका पैसा बड़ा होगा, तो वो करेंगे ऐड। अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो आपका पैसा गया है तो करेंगे माइनस। सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले लिखते हैं ऐड इशू ऑफ शेयर्स। आपने शेयर्स इशू करे, ऐड हो जाएगा ऐड इशू ऑफ डिबेंचर
है, सिंपल लॉजिक है, ठीक। फिर करेंगे लेस फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीट करना मतलब कैंसिल आउट करना, जब इक्विटी शेयर की वैल्यू कम होने लगती है उसको फॉरफीचर कहते हैं, वो लेस होता है। फिर लिखेंगे लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब जब डिबेंचर को कैंसिल आउट करते हैं, उनका फिक्स टेन्योर हो जाता है खत्म, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रिडम्पशन, और सामने वाले को उसका पैसा लौटा दिया जाता है। फिर लिखेंगे लेस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सेम प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी अगर उनका टेन्योर खत्म हो गया है, रिडीमेबल है सर्टेन ईयर्स के अंदर, अगर उनकी वैल्यू आप लौटा रहे हो, कम हो रही है, तो आप उसको बोलेंगे रिडम्पशन। फिर ऑपरेटिंग में अपन ने प्रपोज डिविडेंड लिखा था, वो यहां लेस हो जाएगा, लेस डिविडेंड पेड के नाम से। फिर लिखेंगे लेस इंटरिम डिविडेंड, जो हमने ऑपरेटिंग में कंसीडर करा था ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ लेस हो जाएगा। फिर अगर आपने शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू करे थे तो लिख देंगे ऐड इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपने शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेचे हैं, तो वो बेचे हैं इसीलिए आप क्या कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे। तो देखो इस पूरे को जब आप सम अप करोगे तो या तो आंसर पॉजिटिव आएगा तो लिखेंगे कैश फ्लो, अगर नेगेटिव आया यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लिखते हैं इसके बाद लिखते हैं नेट कैश इंक्रीज। मतलब ऑपरेटिंग का आंसर ए प्लस इन्वेस्टिंग का आंसर बी प्लस फाइनेंसिंग का आंसर सी, जब तीनों को प्लस करेंगे तो एक आंसर आएगा, उसको यहां लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज। इसके अंदर क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको कि अपन मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। जब ये तीनों को प्लस करेंगे तो देखना ये मैच करेगा आपके क्लोजिंग कैश को प्लस करंट इन्वेस्टमेंट को। मतलब जब आपने नेट कैश इंक्रीज में ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट और ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट को प्लस करा, इन तीनों को प्लस करा, तो वो इन दोनों के टोटल के बराबर आएगा। सॉरी, अगर ये मैच हो गया ना तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? देखो याद रखना, फिर से एक शॉर्ट बता देता हूं। अब जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये चीज आती है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको कहां से देखना है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर से। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको कहां देखना है, ये देखना है नॉन करंट एसेट के अंदर से। किसके अंदर से देखना है, नॉन करंट एसेट के अंदर से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कहां से देखना है, देखो ऑपरेटिंग तो तीनों का मिक्स और मर्ज है, किन तीनों का, चाहे वो ऑपरेटिंग किसका मिक्स और मर्ज है, पूरी बैलेंस शीट का। क्लियर है? तो देखो अभी भी मैं बोल रहा हूं, आपको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आराम से दिख रहा होगा आपको, समझ में आ गया होगा इसको। और
प्लीज देखो, हम कंसिस्टेंट नहीं है, हमारी गलती है, मगर हम कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस भी चलती है तो टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए रही हो या आप मुझ तक रीच आउट करना चाह रहे हैं तो प्लीज मेरा मेल आईडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पिन कर दूंगा, आप मेरे को मैसेज करिए। हम भोपाल में लोकेटेड है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो भोपाल से देख रहा है उसको 1-to-1 कोचिंग चाहिए हो तो प्लीज मुझसे कनेक्ट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की मदद कर पाए। थैंक यू।